नमस्कार, रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ मीडिया प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, दिखाएंगे आपको किस तरह से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर उठ रहे हैं बड़े सवाल, देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश। इसके साथ ही ये भी बताएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीएसयूज के साथ बैठक का क्या है एजेंडा। बहुत सी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता कांड के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों का दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। लोगों को सड़क पर मुफ्त ओपीडी सुविधा। महिला सुरक्षा पर घिरती जा रही है ममता सरकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर जताई चिंता। सीबीआई ने तेज की महिला डॉक्टर रेप और हत्या मामले की जांच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीएसयू बैंकों के साथ बड़ी बैठक। बेहतर संचालन और डिपॉजिट में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर हो सकता है मंथन। साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। बच्चों ने पीएम की कलाई पर बांधी राखी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सहित गणमान्य हस्तियों ने भी राखी पर देशवासियों को दी बधाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात। 8 जुराना देवा से वार्ता में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। भारत नेपाल सहयोग बढ़ाने पर जोर। तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री तो तेज हुए इजराइल हमास संघर्ष विराम के प्रयास। इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्ष रोकने को लेकर मिस्र और कतर भी सक्रिय। और अब विस्तार से लेते हैं समाचार। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का आज 8वां दिन है। एम्स और दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांकेतिक तौर पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है। तो डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है और डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का 8वां दिन है। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में रोष बढ़ता जा रहा है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स मुफ्त ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टरों ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। वहीं इससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए लड़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पेशेंट को जो ओपीडी जो हमने बंद करना है, जो इमरजेंसी चल रही है और इलेक्टिव ओटीज बंद करने का जो प्लान है और ओपीडी बंद रखने का प्लान है, उन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि ओपीडी हम यहीं पे लगाएं और स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू दिखाते हुए निर्माण भवन के सामने हम पेशेंट्स का ओपीडी देखें। सेफ्टी इन द सेंस हमें चाहिए कि एक हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो पेशेंट अंदर वार्ड में आते हैं उनकी तादाद कम हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, हमारी ड्यूटी रूम सिक्योर हो और वही लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ होनी चाहिए अच्छे से, सो दैट हम अगर इस अस्पताल के इस पार्ट से अगर उस पार्ट में जा रहे हैं इमरजेंसी के लिए,
तो हमें सिक्योर फील हो, क्योंकि रात के कितने भी बजे जाना पड़ सकता है। तो यही मांगे हैं हमारी कि हमें सिक्योरिटी मिले। हम डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विसेज तो ऑन किए हुए हैं। मैसेज बस इतना ही है कि एक स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जाए ये अगेंस्ट ये जो हीनियस क्राइम और ये जो बलात्कार आरोपियों हैं, कि एक विद इन 24 आवर्स विद इन एक्शन लिया जाए। और इस तरह का घनिष्ठ अपराध जो कि एक धीरे धीरे मतलब एक संस्कृति बनती जा रही है इस देश की, उस पर एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाए। हमारी यही मांग है कि इंडिया में हर लड़की को सिक्योरिटी दी जाए। ये इतनी बेसिक मांग है और इसके लिए हमें आना पड़ रहा है। फर्स्टली, वेयर इज़ द कॉमन पीपल? मुझे प्लीज़ ये जानना है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया कि ये इशू कवर हो रहा है अब, जब हमने 4-5 दिन हमने लग के वो किया है। मैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एटलीस्ट ऑर्डिनेंस फॉरवर्ड करे हो, ठीक है, और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बस अभी के लिए तो यही है हमारी मांग है। हम हमारा काम करने के लिए तैयार हैं, हम मरीज़ों को भी देखने के लिए तैयार हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अस्पताल ना जाना, काम ना करना, मरीज़ों को ना देखना। हमें पता है उनकी क्या दिक्कतें हैं। हमारी दिक्कतें व्यक्त करने के लिए भी एक माध्यम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट पे हैं और यहाँ पे मरीज़ों को भी बताया गया है कि अगर दिखाना चाहते हैं तो हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार आप ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल का 8वां दिन है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है अब वो पुरजोर तरीके से बढ़ चुकी है। अमरेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ रमा, आवाज आ रही है मेरे पास। बिल्कुल, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है वो लेकर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? देखिए रमा, जिस तरह से कलकत्ता की घटना के बाद डॉक्टर गुस्से में हैं और इस वक्त पूरी तरह से सड़कों पे हैं और डॉक्टरों की हड़ताल का 8वां दिन है और आज डॉक्टरों की एक बड़ी हड़ताल कहें इसको, जो निर्माण भवन का जो गेट है जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके गेट के ठीक सामने बड़ी संख्या में जितने आरडीज हैं, यानी कि जितने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हैं, उनकी अगुवाई में सारे 8 रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। इसके अलावा IMA, DMA, फोडा और भी जो एजेंसी है फाइमा, सब ने इनको समर्थन दिया है और वो 1 बजे यहाँ पर बड़ी संख्या में और भी डॉक्टर आ रहे हैं और 2 बजे एक बड़ा मैसेज देश भर में मैसेज देने का ये प्रयास करेंगे कि हम जो डॉक्टर्स एक साथ हम अपनी मांग को उठा रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और वो 3 मांगे, जो अहम 3 मांगे हैं, उन 3 मांगों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पहली मांग इनकी यही है कि पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लेकर जाया जाए। और दूसरी जो एक अहम मांग इनकी है, जो पूरी RDS की जो एजेंसीज है जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करते हुए ये बात रखी है कि इनको जो है मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में सेफ्टी एनवायरनमेंट में, सेफ्टी वातावरण में काम करने का मौका मिले और सुरक्षा के वो सारे पैमानों पर एक बार फिर से फोकस करके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में काम करने की इनकी जरूरत है। और तीसरी जो एक अहम मांग है जिसमें इनके 2 क्लॉज हैं, तीसरी अहम मांग इनको हेल्थ वर्कर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। और इस मांग को लेके आपको मैं बता दूं कि जिससे पहले जब निर्माण भवन पे 3 दिन पहले जब इनका धरना हुआ था तो उस दिन जो सरकार के साथ इन डॉक्टर के जो रेजिडेंट एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, 8 प्रतिनिधियों की 2 राउंड की एक बड़ी बैठक हुई थी और जो दूसरे चरण की बात थी उसमें इन्होंने ये मांग रखी थी कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए और जब तक ये प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बन जाता तब तक एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और वो ऑर्डिनेंस जारी रहे। और इस बीच में जो सरकार कमेटी बनाती है वो अपनी रिपोर्ट दे, जनता की राय ले और उसके बाद एक बिल ड्राफ्ट हो और पार्लियामेंट के विंटर सेशन में उस बिल को लेके जाया जाए और बाद में जब अगर वो बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये विड्रॉल कर लिया जाए। तो
तो इनकी इस मांग को जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी है उन्होंने सुना और उनको एश्योर किया, इनको इन सभी मामलों पर एश्योरेंस दी है। और एक सबसे अच्छी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही संवेदनाओं को देखते हुए इनके साथ वार्तालाप और संवाद स्थापित किया है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनसे कहा है कि हम सभी मुद्दों पर आपके साथ बात कर रहे हैं और इन सभी मुद्दों को हम देख रहे हैं और सभी मुद्दों के लिए कमेटी बना रहे हैं, जो 3 महीने तक कमेटी अपनी जांच करेगी और फिर आपकी सारी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपने पॉइंट एड्रेस किए हैं, कमेटी उन पर जांच करके अपनी बात रखेगी और इसमें आपके प्रतिनिधि भी होंगे। तो कुल मिला के जो सरकार का रवैया है वो खासा संवेदनशीलता के साथ खासा अहम माना जा सकता है और संवाद स्थापित कर रहे हैं लगातार सरकार के साथ इनके प्रतिनिधि। लेकिन इस वक्त की जो मैं एक तस्वीर दिखाऊं, एक बड़ी तस्वीर आप रमा देख सकती हैं। ये देखिए निर्माण भवन का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का गेट है, उस गेट के ठीक सामने आधी सड़क पे एक बैरिकेटिंग कर दी जाती है और बैरिकेटिंग के लेफ्ट साइड में जो सड़क का एक हिस्सा है वहाँ पे बड़ी संख्या में ये रेजिडेंट डॉक्टर पहुँचते हैं और धरना और प्रदर्शन करते हैं। और जो दूसरी सड़क है वो खाली है, यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और इनकी जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। और इस बीच में आप देखेंगे कि इन्होंने जो ऐलान किया था कि ये जो है यहाँ पर आकर जो ओपीडी है, ओपन ओपीडी करेंगे और यहाँ पर पेशेंट का इलाज करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी ये मांग इनकी बढ़ गई है, ओपीडी तो इनकी नहीं चली है, लेकिन हाँ इनकी कई मांगे इस वक्त यहाँ पर हैं जिसको लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके हाथ में बाकायदा पोस्टर्स, बैनर देख सकते हैं और देखिए इस तरह के पोस्टर्स, बैनर देखिए, ये इस तरह का जो एप्रिन पहन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन्होंने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि ये जो व्हाइट कोट हमने पहना है, अगर इस पे अगर लाल खून लग जाता है तो समाज को कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने जब सफेद कोट पहना सेवा के लिए तो सेवा करते उनके साथ कोई अगर दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की है, इसलिए समाज को भी आगे आना चाहिए। मैं सीधे बात करता हूँ डॉक्टर से और मैसेज लेने का प्रयास करता हूँ कि जो एक कोट पहना है, जो बड़ा मैसेज है वो क्या है, किस तरह का मैसेज है इस प्रदर्शन के साथ? हम ये देख रहे हैं कि बंगाल में जो रेप हुआ है उसके हमारे बिल्कुल पब्लिक हमारे साथ नहीं है और मोदी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक बंगाल के रेपिस्ट को फांसी नहीं दी जाएगी और हमारे लिए जी रमा अमरेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि बेहद संवेदनशीलता के साथ जो है डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी सुविधाएं जो हैं वो खुले में ही दे रहे हैं जिससे कि मरीजों को किसी तरह की असुविधा ना हो। रमा देखिए, ये जिस दिन से आज 8वां दिन है प्रोटेस्ट का और पहले दिन से ये इमरजेंसी सर्विसेज के साथ हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज में हैं और इनका कहना है कि हम हॉस्पिटल्स में तो इमरजेंसी सर्विसेज दे ही रहे हैं, लेकिन आज ओपन ओपीडी हमने लगाई है यहाँ पर और ओपन ओपीडी के माध्यम से हम मरीजों का यहाँ पर इलाज करेंगे और सारी वो जो सर्जरी को छोड़ के जो उनको ट्रीटमेंट देने होंगे हम यहाँ पे देंगे। और ये उनका एक सांकेतिक संकेत तो समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये पूरे 8 दिनों में अगर आप समझें और सिलसिलेवार तरीके से रमा समझें तो इसमें कई सारे संकेत हैं। देखिए पहला संकेत इसमें यह है कि जिस तरह से इनकी मांग है वो बाकायदा इन्होंने मंत्रालय को एड्रेस की है और मंत्रालय के साथ इनकी लगातार बात चल रही है और कई राउंड की बातचीत के बाद कई हल निकले हैं, जिसमें पहला एक बड़ा जो हल आगा और निर्देश माना जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रोटेस्ट के 5वें दिन एक बड़ा निर्देश और आदेश दिया, जिसमें किसी भी तरह की कोई घटना महिला या स्वास्थ्य कर्मी के साथ होती है तो उस हॉस्पिटल के हेड या जो मेडिकल कॉलेज के जो हेड है उनको 6 घंटे में एक एफआईआर दर्ज करानी होगी और एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी उस अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के हेड की है। तो एक बड़ा और अहम निर्देश। इसके अलावा मैं बताऊं रमा कि जिस तरह से इनकी जो सारी मांगे थी, 5-6 अहम मांगे थी, जिसमें सरकार ने कहा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस की जो बात कर रही हैं जो महिलाएं या डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस में काम करने को मौका मिले तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन भी जो है सरकार ने देने का प्रयास किया है और इनको आश्वासन दिया है कि वो सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इनको दिए जाएंगे। और तीसरा जो अहम मांग है वो सीपीए को लेके जो ये इनका कहना है कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए और सीपीए को पास कर दिया जाए। तो सरकार ने गंभीरता से इनकी बात सुनी और इनसे कहा है कि हम कमेटी बना रहे, कमेटी इस बात की जांच करेगी और हम इस पर भी गंभीरता से सोच रहे हैं। तो कुल मिला के मंत्रालय का एक बेहद ही गंभीर तरीके से और संवेदनशील तरीके से मंत्रालय ने इसको एड्रेस। बिल्कुल, केंद्र सरकार लगातार कदम उठाए
केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री ने तभी बैठक भी बुलाई थी, इसके बाद ये तमाम निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी सरकार के प्रति इन डॉक्टर्स में कितना आक्रोश है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में तो महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। विडंबना ये है कि रक्षाबंधन के दिन भी जो डॉक्टर बहनें हैं जो जीवन बचाती हैं, उन्हें अपनी जीवन की रक्षा के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। बिल्कुल रमा, बहुत गुस्सा है न सिर्फ बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस, बल्कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पे ममता बनर्जी को लेके। उससे पहले मैं आपको एक ये अपील दिखाता हूँ। ये इन्होंने निवेदन किया है और इस तरह की हर डॉक्टर के हाथ में एक अपील है, जिसमें इस मामले को लेके इन्होंने समाज से ये अपील की है कि वो लोग जो महिला डॉक्टर के साथ बंगाल में हुआ बेहद ही निंदनीय घटना है, इसका पूरा डॉक्टर फर्टिलिटी नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है और उनको इस मामले में न्याय दिया जाए। दूसरा, इन्होंने जो सीपीए वाली बात की है कि हमारे लिए केंद्रीय संरक्षण अधिनियम यानी कि सीपीए तुरंत लागू किया जाए। और तीसरी एक गंभीर बात जो मैं आपसे अभी कह रहा था, जो सरकार के साथ, जो मंत्रालय के साथ इनकी बातचीत हुई है, उसके लिए इन्होंने इस अपील में लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक समिति बनाने का आश्वासन दिया है। यानी कि डॉक्टर इस बात को वेलकम कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब इनको एक लिखित तौर पर भी एक आश्वासन दिया जाए। तो इस तरह की एक अपील है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपील की गई है और ये इनके हाथ में पर्चे हैं और इनका कहना है जब ये जाएंगे तो ये अपील आम जनता के बीच में इस तरह की जो पर्चियां हैं, इस तरह की जो अपील है वो दे के जाएंगे। और जो ममता बनर्जी वाला आपने सवाल पूछा तो बेहद ही निंदा है और मैं सीधे कुछ महिला डॉक्टर से बात करता हूँ। देखिए, महिला डॉक्टर हैं, पहले दिन की घटना से हम बात करते हैं। मैम, जब पहली दिन घटना हुई और बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से महिला के साथ बलात्कार रेप हुआ, पश्चिम बंगाल और जिस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री की महिला है, किस तरह का रवैया रहा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, ये तो बहुत ही फ़नी चीज़ थी कि वो खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है, खुद हेल्थ मिनिस्टर है एंड खुद धरने पे निकल आई हैं। एंड जो 14th की नाइट को वहाँ पे हुआ है वो कम्प्लीटली एक कवर अप था, जो कि सबको समझ आता है। उस सब के बावजूद, और जहाँ पे जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे एविडेंस को टैम्पर करने के लिए जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन शुरू हो गई एंड देन उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड जो गूंज आए हैं, तो उससे साफ पता चल रहा है कि कवर अप है। एंड जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी नेम किया है कि इंटर्न्स थे जो अंदर इन्वॉल्व थे। तो एक कवर अप हो रहा है एंड उस चीज़ को हम लाना चाहते हैं कि जस्टिस स्विफ्टली होना चाहिए। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो गया है, सीबीआई इंक्वायरी करेगी। सो थिंग्स आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, बट वी वांट कि अब ये पेस बना रहे। देखिए रमा, बहुत बड़ी बात कही महिला डॉक्टर हैं ये। इन्होंने कहा जब घटना हुई तो किस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस ने न सिर्फ इस मामले में जो आत्महत्या का मामला बनाने का प्रयास किया, बाद में इस पूरे मामले को घुमाया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री हैं, महिला वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं उस राज्य की, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में सवालों के घेरे में। मैम, जिस तरह से बंगाल पुलिस को घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आना चाहिए उसने वो नहीं निभाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों का विश्वास जगा है। लेकिन ओवरऑल अगर महिला के तौर पे एक महिला मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करूं तो ओवरऑल आपका क्या कहना, किस तरह से महिला मुख्यमंत्री को डिफेंड करना चाहिए इस मामले में, फ्रंट पे आके उस पे आपका? सुषमा स्वराज की एक स्पीच थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने एक महिला नेता होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था सीधा सीधा ऐसे दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री से, एक जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद है, इससे कम की कुछ भी नहीं। देखिए रमा, कितनी बड़ी बात कही इस महिला डॉक्टर ने कि सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने महिलाओं के साथ जिस इस तरह के आरोपों में बड़ी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और वो महिला एक बंगाल की जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक्सपेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के काम को सरकार जो है सवालों के घेरे में खड़े करती है। और मैं आपको कुछ और डॉक्टरों के पास लेके जाता हूं और बात करता हूं कि जस्टिस की जो इनकी मांग है वो किस तरह का मैसेज है। आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सरकार के साथ एक संवाद भी हुआ है, किस तरह सा मैसेज आप दे? मतलब हमारा दो ही दावी है, एक तो सीपीए आना चाहिए और दूसरी बात यह है जो भी विक्टिम है जिसका इतना बेरहमी से रेप और मर्डर किया गया है, तो उसके जो भी दोषी हैं उनको फांसी चाहिए।
तो ये दो ही हमारे मांग बिल्कुल हैं। डॉक्टरों का जो दो मांग आक्रोश है, है देखिए, और कुछ स्वाभाविक महिला है डॉक्टर और भी हमारे साथ हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन मैम, एक्ट के साथ जिस साथ तरह से- अमरेंद्र जिस तरह से ये मांग कर पूरे रहे हैं कि जो मामले दोषी है में उनको अब कड़ी जस्टिस सजा होनी की चाहिए। खासकर बंगाल में जो घटना हुई, बहुत तो शुक्रिया बंगाल अमरेंद्र, पुलिस और तमाम ममता जानकारी बनर्जी के को, जो लिए। मुख्यमंत्री वहाँ की महिला है, उनको आना चाहिए, वो नहीं हुआ। आपने बहुत बड़ा विरोध किया और आज जनता के बीच में ऐसे लेके आए, लेकिन उस मुद्दे को अभी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी हमें बस ये चाहिए कि किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन को ये इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए कि उसको लगे कि वो ये कर सकते हैं एंड भाग सकते हैं। अगर भागे भी हैं, कहीं भी भागे, उनको वापस लाया जाए और उनको सजा दी जाए। जस्ट रनिंग आउट ऑफ द कंट्री इज नॉट अ सॉल्यूशन। देखिए, कुल मिला के जो बात है इनकी कि इस मामले में एक नहीं कई लोग हो सकते हैं, इन डॉक्टरों का ऐसा आरोप है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए सारे शॉट्स दिखाएं। ये एक मानव श्रृंखला की चैन है जो घूम रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, निर्माण भवन का गेट है और बैरिकेडिंग इस साइड का एरिया है। लगभग बड़ी संख्या में डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं और डॉक्टरों के हाथ में बैनर पोस्टर हैं और नारे लगा रहे हैं और सीपीए की मांग कर रहे हैं। और एक मानव श्रृंखला इस तरह के पोस्टर जिसके थ्रू ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिले और एक एग्जाम्पल सेट हो, त्वरित कार्रवाई होते कि आज के बाद किसी महिला के साथ इस तरह की घटना करने की कोई सोच भी नहीं सके, इस तरह का एग्जाम्पल सेट हो। बिल्कुल अमरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अमरेंद्र। तमाम जो डॉक्टर्स की बात है वो डीडी न्यूज के माध्यम से देश तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया अमरेंद्र। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता की घटना पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर आज मुंबई के आजाद मैदान में भी डॉक्टरों ने मौन प्रदर्शन किया। तो लगातार डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है वो देश भर में जारी है। आज 8वां दिन है और ये मुंबई में मौन प्रदर्शन। तो मुंबई में डॉक्टर्स का मौन प्रदर्शन, ये मुंबई के आज़ाद मैदान के दृश्य हैं जहां पर डॉक्टर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और देशव्यापी प्रदर्शन डॉक्टरों का आज इस प्रदर्शन का 8वां दिन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। साथ में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ चंडीगढ़ के PGIMER के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो ये चंडीगढ़ के दृश्य हैं जहां पर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चंडीगढ़ में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन डॉक्टरों का। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 8वां दिन है, देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चंडीगढ़ के दृश्य हैं जहां पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के साथ साथ जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो चंडीगढ़ के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने रक्षाबंधन पर राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल बोस ने कहा कि हम अपनी बहनों के प्रति अपने मिशन में विफल रहे हैं। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। समाज नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को नाकाम किया है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society.
the present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में राज्य की मशीनरी पूरी तरह से विफल रही और राज्यपाल के तौर पर वे अपने कर्तव्य का पूरे तौर पर निर्वहन करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. That should not be repeated again. Regarding RG-Kar, whatever steps are to be taken will be taken. We have the observation of the High Court about absolute failure of the state machinery, which is a very, very serious observation. I am apprised of that. As governor, I will do my duty and fulfill my promise to the people of Bengal. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले पर सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने ममता बनर्जी की सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी सरकार का जो पूरा रोल रहा है इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार की क्रेडिबिलिटी इस केस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया कि ज़ीरो है, शून्य है उनका क्रेडिबिलिटी। वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के कारण ही अभी सीबीआई की जांच चल रही है और कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच है जो बहुत अनिवार्य है। अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया। अब हम देखते हैं कल क्या उनका बयान आता है। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, लगातार सवालों के घेरे में ममता सरकार, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, राज्यपाल ने भी कड़े शब्दों में कहा कि जो सरकारी मशीनरी है राज्य में विफल हो गई, महिला सुरक्षा में नाकाम हो गई। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से, शासन और प्रशासन दोनों की तरफ से पूरी तरह एकदम फेलियर है। ऊपर से मैं जो खतरनाक बात है कि मैं देख रहा हूं कल से तृणमूल कांग्रेस की अलग अलग सांसद, विधायक, इन लोगों ने लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिए हैं, डॉक्टरों को डराना धमकाना शुरू कर दिए हैं, जो काफी चिंताजनक है। एक तरफ लेडी डॉक्टर की इस तरह की मौत और अभी भी उसके लिए पूरे समाज, पूरे डॉक्टर की फैटर्निटी, पूरे हेल्थ सर्विसेज की फैटर्निटी, वो महिला जो महिलाएं नाइट ड्यूटी करती है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट में आईटी सेक्टर में काम करे, चाहे वो हम जैसे पत्रकार हो, वो सारे जब अपने सुरक्षा के बारे में मांग कर रहे हैं, वो सब जब पिछले 10 दिन से कोलकाता या बंगाल की रास्ते पर है, जिन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि 14 तारीख रात को जब गुंडों ने आरजीकर तोड़फोड़ करने के लिए गया, जो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जिसमें प्राइवेट पार्ट समेत 14 जगहों पर गंभीर चोटें हैं। तो कोलकाता दुष्कर्म मामले की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आ गई है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में ये बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब जो है वो सामने आ गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट पार्ट समेत 14 जगहों पर गंभीर चोटें हैं। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। समाचार एजेंसी INS का इस रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा है। समाचार एजेंसी INS के हवाले से यह खबर दी गई है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में ये बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है, जिसमें 14 जगहों पर गंभीर चोटों की बात की गई है। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह से जो
आशंका जताई जा रही थी। जिस तरह से जो प्रथम दृष्टया वहां पर एक पूरा दृश्य मिला था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसे साबित कर दिया है। विभत्स तरीके से दरिंदगी की गई है। प्राइवेट पार्ट समेत 14 जगहें ऐसी हैं जहां पर गंभीर चोटें पाई गई हैं। देखिए रमा, इसका वर्णन जितना कम किया जाए मेरे ख्याल से उतना ठीक रहेगा, क्योंकि हम आप जैसे लोग जो पत्रकारिता करते हैं इसमें हो सकता है कि आदी है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स है, मैं ये बता दूं कि पैर की नाखून से लेकर आंखें तक जो 14 चोट के बारे में आप बता रही हैं, वो पैर की नाखून से लेकर आंखों तक ये अलग अलग जगह पे इस तरह की चोटें हैं। और जेनिटल ऑर्गन में भी तो है ही, आंखों से खून निकल गए हैं, नाखून तोड़ा गया है और पूरे की माने मैं इसको किस तरह से बताऊं कि बिल्कुल प्रसन्नजीत, इतनी बर्बरता के बाद भी इतनी बर्बरता के बाद भी ममता सरकार की संवेदनहीनता कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है महिला सुरक्षा पर। वही ठीक रहेगा, लोग हजम नहीं कर पाएंगे इसे रमा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, यही आपसे पूछना चाहेंगे, इतनी बर्बरता के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है, ममता सरकार की संवेदनहीनता कितना बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। तमाम जगहों से अब जो है सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। रमा, बात यहाँ तक पहुंचने की कारण ही ये है, जहां पे खाली आंखों से अगर कोई देखे, कोई खाली आंखों से भी देखे तो इस शरीर को देखकर सबको पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। जबकि वहां पे इतने सारे डॉक्टर है, वहां पे पुलिस की एक्सपर्ट्स है, वहां पे सब लोग इसे पहले सुसाइड करार देने की कोशिश में, लोगों की गुस्सा वहीं से शुरू। दूसरा कदम, ये जो प्रिंसिपल है जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है कि इसे सुसाइड लगा करके बता दे, वो प्रिंसिपल वहां से तो अपना इस्तीफे का बड़े बड़े बयान देकर 3 घंटे में उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया जाता है। इसके बाद जब हम सुनता हूं कि किसी सांसद ने ये धमकी देते हैं कि आपको हम देख लेंगे, आपको अगर कोई गांव वालों ने जाकर आक्रमण करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के लोग आप लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं पहुंचेंगे, तो हमें लगता है कि ममता बनर्जी से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी इस बर्बरता में शामिल है और एवरीबडी इज पार्टनर इन क्राइम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि सब लोग ये जो क्राइम है इसमें पार्टनर है रमा। बिल्कुल, और तमाम तरह की बातों के बाद, तमाम तरह के सवालों के बाद जो डराने धमकाने का सिलसिला जो प्रशासन के द्वारा है, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है। जिस तरह से 40 के करीब जो डॉक्टर हैं, पहले उन्हें निलंबित किया गया और उसके बाद फिर निलंबन उनका वापस लिया गया। उसके बाद ही टीएमसी के अंदर से जब सवाल उठे तो जिन लोगों ने सवाल उठाए उन्हें भी लगातार डराया धमकाया जा रहा है। किस तरह का आचरण ये दिखाई देता है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए रमा, 2 दिन पहले, शायद अभी भी, मुझे अभी याद नहीं है ठीक तरह से, सुखेंदु शेखर रॉय जो तृणमूल की राज्यसभा टीम का डेप्यूटी लीडर हुआ करता है, वो ने इस विचार का मांग उठाए थे। पुलिस उनको बुलाया। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की 3री बार के लिए सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय, और उनका क्या गलती है? क्योंकि उनका भी बेटी है। उनको समझ में आया कि ये दर्द क्या हो सकता है और किस तरह से, किस बर्बरता के साथ इस लेडी डॉक्टर को मारा गया है, तो उनका थोड़ा सा जो कुछ भी अपने अंदर दिल बचा हुआ था, उस सोशल मीडिया उन्होंने दिए थे कि हाँ इसका कुछ विचार हो, कुछ ऐसी कुछ हो कि जिससे जो कातिल है उनका फांसी हो। तो उसको आज लाल बाजार में, मतलब कोलकाता पुलिस की हेडक्वार्टर में बोला गया है। और उससे बड़ा मजेदार बात यह है कि सुखेंदु शेखर रॉय और इस तरह की जो लोग हैं, इन्होंने अपना गिरफ्तारी ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद होते हुए भी कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार करे, इसीलिए वो हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाया, जिसका सुखेंदु शेखर रॉय ने, जिसका सुनवाई कल होना है रमा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल महिला सुरक्षा के मामले में लगातार नाकाम है। संदेश खाली की बात करें, इसके अलावा 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1000 से ज़्यादा बलात्कार के मामले आए थे, और लगातार जो महिला अत्याचारों की ये श्रृंखला है, ये रुक क्यों नहीं रही है? क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं वहाँ पर एक्शन लिया जाता है?
कौन सी ऐसी बातें हैं जो वहां पर प्रशासन के हाथ बांधती नहीं, हैं? रुकने का रमा कोई सवाल ही नहीं है। क्यों रुकेगा? क्योंकि संदेश खाली में हम जैसे पत्रकार लोगों ने जो कुछ भी दिखाया था उसे गलत बताया ममता बनर्जी ने, और अपने ही किसी लोग से कुछ फेक स्टिंग ऑपरेशन करवा के हम जैसे लोगों को फंसाने की कोशिश में थे। उसके बाद जब नॉर्थ बंगाल में हमने देखा कि किसी लेडी का तृणमूल कांग्रेस ने उनको स्ट्रिप्ट करके उनका नेकेड छोड़ के चला गया था, तो फिर उसे पारिवारिक हिंसा बोल के उसे किसी तरह से दबाने की कोशिश। तो जब हमने सवाल पूछा कि पारिवारिक हिंसा के कारण अगर क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तो जो दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब जेसीबी बोल के कोई एक आदमी तृणमूल कांग्रेस का, जिन्होंने सरिया के जरिए जिन्होंने कैंगारू कोर्ट लगाया था, उनके बारे में बताया गया। तृणमूल कांग्रेस की जो विधायक है उन्होंने बताया कि इस तरह से छोटा मोटा सरिया कानून बंगाल में चलता रहता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जहां पे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर वही ममता बनर्जी बार बार इसी तरह से जो अपराधी है, जो इस तरह से क्राइम करते हैं उनका संरक्षण करते हैं, और साथ में उनका जो पुलिस फोर्स है उनको इस्तेमाल करके इनका संरक्षण करते हैं। तो कैसे आप मानेंगे कि जो अपराधी है, जो इस तरह की क्रिमिनल है, उनके मन में तो डर नहीं है। वो जानते हैं कि तृणमूल की खाते पे अगर मेरा नाम उठ जाए तो मेरा संरक्षण पूरी तरह से किया जाएगा, और शेख शाहजहां को बचाने के लिए 25 लाख वाली किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जाएगा। बिल्कुल, एक्शन लेने की बजाय जो कहीं ना कहीं दोषी हैं उनको भी बचाने की एक कवायद दिखाई देती है। प्रसन्न जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जानबूझकर जांच को प्रभावित करने और सच को छिपाए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है, पोस्टमार्टम करने में खामियां, त्रुटिपूर्ण वीडियोग्राफी और पीड़ित के शरीर पर चोटों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों में चूक की गई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। जिस रात अपराध हुआ उस रात घटनास्थल पर मौजूद लोगों की गवाही में विसंगतियां और भी जटिल बना रही हैं पूरे मामले को। सीबीआई के लिए अभी तक ये चुनौती है कि गिरफ्तार संदिग्ध को सेमिनार कक्ष में पीड़ित की मौजूदगी के बारे में किसने सूचित किया था, और पुलिस को सूचना देने के बाद वो 40 मिनट देर से क्यों पहुंची। क्या ये घटना को कवर अप करने की कोशिश थी? शव का अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी करना, दूसरी बार पोस्टमार्टम कराए जाने की संभावना को खत्म करने जैसा था। ममता बनर्जी के प्रशासन और उनके मंत्रियों द्वारा सबूतों को नष्ट करना न्याय को नष्ट करने जैसा है। देश में सबसे कुशल जांच निकायों में से एक होने के बावजूद सीबीआई के लिए जांच करना कठिन हो रहा है। सत्ता और भ्रष्टाचार का ये गठजोड़ ममता बनर्जी और उनकी तथाकथित पुलिस को अन्याय के अग्रदूत के रूप में उजागर करता है। हर गुजरते दिन के साथ ममता बनर्जी के जंगल राज के तहत बंगाल की गौरवशाली विरासत दम तोड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल पर अमित मालवीय ने पोस्ट कर ये बात जाहिर की है और कई सवाल उन्होंने उठाए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मामले को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि सीबीआई के सामने भी जांच करना एक मुश्किल साबित हो रहा है। सत्ता और भ्रष्टाचार का गठजोड़ पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान वित्त मंत्री जमा वृद्धि, ऋण से जमा अनुपात और परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा कर रही हैं। ये विषय बैंकों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वित्त मंत्री PM आवास योजना, PM सूर्य घर और PM विश्वकर्मा योजनाओं जैसी सरकारी पहलों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन कर रही हैं। बजट के बाद उनकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा से संबंधित ये पहली बैठक है। शाम को वित्त मंत्री सीतारमण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा करेंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति दे चुके हैं, जिसे लेकर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। यानी कर्नाटक सरकार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर हैं। इस बीच सिद्धारमैया राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूखंड आवंटन के हस्तक्षेप करने के आरोप हैं। मुडा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को प्राइम लोकेशन पर भूखंड आवंटित किया है। ये भूखंड विवादित 50-50 के आनुपातिक स्कीम के तहत आवंटित किया गया है। मुडा ने मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम केसार गांव पर रजिस्टर्ड 3.16 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। उसके बदले मुडा ने विजयनगर लेआउट पर 14 विकसित भूमि पार्वती को आवंटित की हैं। भाजपा इसे लेकर मुखर है और पूरा घोटाला 4000 से 5000 करोड़ का बता रही है। सोमवार को भी भाजपा ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। Siddaramaiah looted the poor people sites. That's why we are protesting against Siddaramaiah. Entire Congress government, everywhere in Dalit issue, they looted the 25,000 crores, and Valmiki Nigama they looted in the 187 crores. That think this government ATM for the Congress High Command. We are doing it since last several days, but now Governor himself has given permission for prosecution. It is the high time for the Chief Minister to step down and show that yes, I am the right man. I obey the constitutional mandate that has been given by the governor. और हमारे संवाददाता जयंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कर्नाटक से। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर देख रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सड़कों पर? आज मैसूर में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर SC महादेव का नेतृत्व में राज्यपाल का डिसीजन लिया है, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है। वो अभी बोल रहे हैं हमारा कर्नाटक में 136 MLA सिद्धरामैया के साथ है और ये MPs ऑल MPs सिद्धरामैया के साथ है, राज्यसभा मेंबर सिद्धरामैया के साथ है। हमें सिद्धरामैया इस्तीफा नहीं देगा, कोर्ट में लड़ाएंगे, कोर्ट में लड़ाकर हमें जीत मिल जाते हैं बोलकर SC महादेवप्पा अभी भाषण में बोला है। बिल्कुल जयंत, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं और कई जो दस्तावेज ऐसे निकले हैं उनसे ये दिखाई भी दे रहा है। अभी वो कांग्रेस वाला बोल रहा है, बीजेपी और JDS उसका बात ये राज्यपाल सुन रहा है, इसलिए इससे पहले HD कुमारस्वामी और निरानी और शशिकला जोल्ले का मामला था, वो नहीं उठा नहीं है। तो ये सिर्फ एक दिन में राज्यपाल ने ये डिसीजन लिया है। ये बीजेपी और JDS का
मसला तय बोल रहा है उन्हें। बिल्कुल, बीजेपी क्या मांग कर रही है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी बीजेपी बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया है, मैसूर में सिर्फ कांग्रेस वाला है प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जयंत कि बीजेपी ने तमाम जो आरोप लगाए हैं, तमाम जो बातें कही हैं भ्रष्टाचार की, बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस क्यों सड़क पर बैठ गई है? वो अभी कांग्रेस वाला क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी के अगेंस्ट क्या है सरकार, वो उसके खिलाफ ये राज्यपाल के मिलाकर वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, सब मुख्यमंत्री के अगेंस्ट ये कार्रवाई कर रहा है, वो उसका आरोप है कांग्रेस वाला का। बिल्कुल, बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है सिद्धारमैया का, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिस तरह से मूडा में इन्वॉल्वमेंट और उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि दुरुपयोग जो है वहां पर किया गया है अपने पक्ष में भूमि करने में, उसे देखते हुए कितनी छवि सिद्धारमैया सरकार की प्रभावित हुई है, आम लोगों का क्या कहना है? वो कांग्रेस वाला बोल रहा है अभी 50-50 क्या अनुपात है, वो 50-50 साइड दिया है ना, निवेशन दिया है ना, वो हमारा गवर्नमेंट में नहीं दिया है। वो 2009 में येडियूरप्पा का गवर्नमेंट था, येडियूरप्पा गवर्नमेंट के रहने का टाइम के वो अलर्ट किया है, हमारा गवर्नमेंट नहीं दिया है। बीजेपी का गवर्नमेंट रहने के टाइम के ये साइड दिया है, हमारा साइड लिया ने वो दिया है, वो बोल रहा है बीजेपी वाला गवर्नमेंट रहने के टाइम के हमारे को दिया है, उसका आरोप है। जी जयंत, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनमें घिरते नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत है। अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की इस सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस बात पर यह भी कहा कि इससे प्रशासन में सुधार होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस कदम से देश में आरक्षण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अब बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावना पर आधारित ये त्यौहार सभी बहन बेटियों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना का संचार करता है। मैं चाहूँगी कि इस पर्व के दिन सभी देशवासी हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि एवं
सौभाग्य लेकर आए। वाराणसी के पाणिनि कन्या महाविद्यालय के छात्राओं ने रोटरी क्लब के सदस्यों को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन के अवसर पर छात्राओं ने एक दूसरे को राखी बांधकर बधाई दी। काशी अपने आप में निराला शहर, अद्भुत शहर और हर त्योहार को अपने अंदाज में मनाता है। ऐसा ही आज रक्षाबंधन के दिन मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय में हूँ, जो छात्राओं का एक महाविद्यालय है। संस्कृत सीखती हैं ये महाविद्यालय की छात्राएं। ये छात्राएं हैं जिन्होंने अभी रक्षाबंधन मनाया है काशी में अपने अनूठे तरीके से। हम यहाँ पे सभी बहनें पाणिनि कन्या महाविद्यालय में जो उपस्थित हैं वो आज रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पे, हालांकि वैसे हम घर तो नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण मतलब हम यहीं पे, वैसे सारा त्यौहार हम यहीं पे मनाते हैं। और जैसा कि आज श्रावणी पर्व है तो यहाँ पे हमारे वाराणसी से रोटरी क्लब से बहुत सारे सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको हमने आज सभी बहनों ने मिलके राखी बांधी। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे सभी के साथ। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और आज रक्षाबंधन का पर्व है तो यहाँ पर हम लोग यज्ञ करते हैं और उसके बाद सब बहनें एक दूसरे को राखी बांधती हैं और जो बाहर से रोटरी क्लब से लोग आते हैं उनको हम लोग राखी बांधते हैं और ऐसे हम लोग पर्व मनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोगों को राखी बांधकर जो रोटरी क्लब से आए थे। काशी के लोग जो इन छात्राओं का अपने आप को अभिभावक मानते हैं, भाई मानते हैं, उन लोगों ने आकर राखी बंधवाई। तो ऐसा है यह त्यौहार रक्षाबंधन का जो पूरा देश मना रहा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुरी के समुद्र तट पर रेत की कलाकृति बनाई। सावन का 5वां सोमवार आज है। इस बार का सावन ये सोमवार बेहद अद्भुत बताया जा रहा है। 5वें सोमवार के अवसर पर देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भोर से ही श्रद्धालुओं आस्था और उल्लास के साथ सभी श्रद्धालु भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इस अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं गुजरात के नवसारी में श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सावन माह के आखिरी सोमवार के अवसर पर यूपी के प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। अंतिम सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई। तो शिवालयों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। श्री अमरनाथ यात्रा आज पवित्र छड़ी और विशेष पूजा के साथ संपन्न हो जाएगी। इस वर्ष यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 2 दशक में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। सोमवार को ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी। छड़ी मुबारक कल महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधु संतों के साथ 14,800 फुट की ऊंचाई वाले महागुन स्टॉप के रास्ते आधार शिविर पंचतरणी पहुंच गई। इससे पहले पवित्र छड़ी मुबारक सुबह 8:05 बजे शेषनाग से रवाना हुई थी। पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी। इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। सुबह श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारंपरिक पूजन और अनुष्ठान किए जाएंगे। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।